बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं डीएनए और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं आरएनए। तो हम जानते हैं कि डीएनए जो है मास्टर प्लान है, यानी सेल के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं या सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेल के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं बनेंगे और कौन कौन से रिएक्शन सेल के अंदर होंगे, वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन जो है डीएनए के अंदर मौजूद है। तो हम डीएनए को कहते हैं मास्टर प्लान फॉर द लाइफ ऑफ द सेल। अब डीएनए हमारे पास एक इस तरह का मॉलिक्यूल है कि जिसके अंदर मालूमात तो सारी है, लेकिन उस मालूमात को डायरेक्टली रीड नहीं किया जा सकता, उसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो जब हम उस मालूमात को पढ़ेंगे नहीं तो वो हमारे लिए किसी फायदे की नहीं है। तो सबसे पहले डीएनए जो है इसकी मालूमात को इस काबिल बनाया जाता है कि इसको पढ़ा जा सके। तो डीएनए से हम उसकी कॉपीज बनाते हैं, फंक्शनल कॉपीज, जो कि रीड की जा सकती हैं, जिनके ऊपर मालूमात जो है मौजूद होती है और उसको हम पढ़ भी सकते हैं और उससे कोई चीज बना सकते हैं। तो वो जो फंक्शनल कॉपीज हैं इन्हें हम कहते हैं आरएनए। आरएनए फर्दर रीड किया जाता है और इसको स्पेसिफिक किस्म के मॉलिक्यूल जो हैं या ऑर्गेनेलिज रीड करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। आरएनए को रीड किया जाएगा और इससे प्रोडक्ट बना ली जाएगी उस मालूमात के मुताबिक जो कि आरएनए के ऊपर है, या हम कह सकते हैं कि डीएनए के ऊपर है। तो आरएनए को रीड किया और हमने प्रोटीन्स बना ली। अब प्रोटीन्स आगे दो किस्म की होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि डीएनए के अंदर तमाम की तमाम मालूमात है कि सेल के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस होंगे, कौन कौन से फंक्शन सेल परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स। जितने भी फंक्शन हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? प्रोटीन्स, जिन्हें हम एंजाइम्स भी अक्सर कह देते हैं, हार्मोन्स हैं। तो ये सारी की सारी प्रोटीन है। और दूसरी जो है स्ट्रक्चर बनाती हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अगर और इजी करें इसको तो इस तरह कह सकते हैं कि डीएनए जो है हमारे पास ये एक कॉपी की तरह है, जो कि एक लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, एक बुक की तरह, मैनुअल बुक, जिसके ऊपर यानी मालूमात है कि हम कोई रेसिपी किस तरह से बना सकते हैं। लेकिन उस लाइब्रेरी से हम इस डीएनए को बाहर नहीं लेके जा सकते, जो बुक है उसको बाहर नहीं लेके जा सकते। तो क्या उसको अगर हम बाहर नहीं लेके जाएंगे तो उसको पढ़ना किसी के लिए मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई किसी के पास वो बुक ही नहीं है तो उसे कैसे रीड करेगा? और उसके अलावा उसके अंदर जो मालूमात है वो कोड की फॉर्म में है, जो कि कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स या कुछ स्पेसिफिक लोग ही पढ़ सकते हैं, जो कि उस लाइब्रेरी तक रसाई रखते हैं, यानी उस लाइब्रेरी में जाने की जिनको इजाजत है। तो ये हमारे पास प्राइवेट लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ी है, मैनुअल। तो हमने क्या किया, या उन लोगों ने जो कि उस लाइब्रेरी में जाने की यानी कि हामिल है, वहां पे जा सकते हैं, वो क्या करेंगे कि इस डीएनए की कॉपीज बना लेंगे और कॉपीज बनाने के बाद उनको आम लोगों में तकसीम कर देंगे। अब जब आम लोगों में तकसीम की जाएगी तो हर कोई इसे पढ़ सकता है। तो वो जो हमने कॉपीज बनाई है, इसकी फोटो कॉपी बनाई है, उसे हम आरएनए कहते हैं। तो आरएनए इज द फंक्शनल कॉपी ऑफ डीएनए। अब आरएनए को हर कोई रीड कर सकता है और इससे चावल जो कैसे बनाने हैं वो लिखा होगा तो वो चावल बना लेगा। चावलों में भी बिरयानी कैसे बनेगी, कोरमा कैसे बनेगा, तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है आरएनए के अंदर होगी, जो कि हम अब जो आगे बिरयानी या कोरमा या फिर पुलाव बनाएंगे वो बेसिकली हमारे पास प्रोटीन है। तो प्रोटीन्स आगे दो किस्म की हैं, जो कि काम परफॉर्म करेंगी, फंक्शनल है, जो स्ट्रक्चर बनाएंगी सेल का वो स्ट्रक्चरल है। तो बेसिकली मालूमात हमने डीएनए की ही कोड की है या उसको ही रीड किया है, लेकिन उसको एक हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के थ्रू रीड किया गया, जिसे हम आरएनए कह रहे हैं।
तो सबसे पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर है क्या, या डीएनए क्या चीज है। डीएनए हमारे पास एक लीनियर चेन है जो कि अनब्रांच है, यानी उससे ब्रांचेस नहीं निकली हुई, एक सीधी सी लीनियर चेन है। और किस चीज की चेन है वो? न्यूक्लियोटाइड्स की। एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, इसी तरह एक दूसरे के साथ लिंक होते जाएंगे। फर्ज करें ये एक न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको दिया, साथ में बाकी और भी न्यूक्लियोटाइड दिए, तो आपने क्या किया, एक न्यूक्लियोटाइड लिया, उसको अटैच कर दिया दूसरे के साथ, और फिर अगले को उसके नीचे, और उससे नेक्स्ट उससे नीचे आप अटैच करते गए। तो इस तरह न्यूक्लियोटाइड की आपने एक लंबी सी चेन बना ली। वो जो आपके पास एक लंबी सी चेन बनेगी न्यूक्लियोटाइड्स की, इसी को हम कहते हैं कि ये डीएनए है। ये एक स्ट्रैंड बन गया, एक थ्रेड बन गया, जिसे हम कहेंगे कि ये हमारा डीएनए है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके यूनिट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, जिसे हम कह रहे हैं कि ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है। तो जब हम इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो हमें पता है कि एक के साथ दूसरा अटैच है, दूसरे के साथ तीसरा अटैच है, तो इस तरह हमें डीएनए का स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड का देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहली चीज जो हमें न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जो हमें सबसे जरूरी चीज चाहिए वह हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस हम जानते हैं कि सिंपल रिंग है कार्बन के, जिनमें कहीं कहीं नाइट्रोजन जो है मौजूद है। कार्बन के रिंग हैं जिनमें कहीं कहीं नाइट्रोजन जो है मौजूद है। तो हम देख सकते हैं कि ये कार्बन का एक रिंग है जिसके अंदर कहीं कहीं नाइट्रोजन ऐड की गई है, सब्स्टिट्यूट कर दी गई है। इनको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। तो हमारे पास दो किस्म की नाइट्रोजनस बेसिस हैं। एक तो सिंगल रिंग वाली जिनमें सिर्फ एक ही रिंग है, उन्हें हम कहते हैं पाइरिमिडीन्स। हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस फर्दर डिवाइडेड हैं। एक को हम कहते हैं पाइरिमिडीन्स जो कि सिंगल रिंग है, जो कि ये देखें जिस तरह हमारे पास एक सिंगल रिंग है। और दूसरी जो है हमारे पास डबल रिंग्ड होती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्यूरिन्स। बल्कि इसको नीचे लिखता हूं, प्यूरिन्स। पाइरिमिडीन आगे हमारे पास फर्दर तीन किस्म की होती हैं। तो हम जानते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है पाइरिमिडीन्स का वो एक सिंगल रिंग ऑफ कार्बन है। कार्बन का रिंग, एक कार्बन, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं और इनके कार्बन नंबर 1, अगर इसको नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब क्या होता है कि पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 3 पे कार्बन की बजाय नाइट्रोजन अटैच हो जाती है। अब पोजीशन नंबर 1 पे नाइट्रोजन है हमारे पास, और पोजीशन नंबर 2 पे नाइट्रोजन है। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है तमाम पाइरिमिडीन्स का। तो आगे वाली जो दो पाइरिमिडीन्स हैं वो भी हमारे पास इसी स्ट्रक्चर की हामल है। जैसे अब सबके लिए हम एक ही स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। कार्बन, 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 कार्बन। अब देखें
कार्बन नंबर 1 पे भी नाइट्रोजन है, या पोजीशन नंबर 1 पे नाइट्रोजन है, पोजीशन नंबर 3 पे नाइट्रोजन है, पोजीशन नंबर 1 पे नाइट्रोजन है, पोजीशन नंबर 3 पे नाइट्रोजन है। तो इनको हम नंबरिंग भी कर लेते हैं, पोजीशन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब बेसिकली होता क्या है कि एक पायरिमिडीन जिसके कार्बन नंबर 4 के ऊपर ऑक्सो ग्रुप या ऑक्सी ग्रुप अटैच है और डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और कार्बन नंबर 2 पे भी ऑक्सी ग्रुप अटैच है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास यूरासिल है। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास यूरासिल है। नेक्स्ट हमारे पास जो पायरिमिडीन है उसे हम कहते हैं थाइमीन। थाइमीन बिल्कुल सेम है यूरासिल की तरह, ये आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सेम है यूरासिल की तरह। अब हम इनके पहले बॉन्ड पूरे कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन जो है हमारे पास वो 4 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड पूरे करता है। तो कार्बन के 4 बॉन्ड 2 और 2 4 पूरे हैं। नाइट्रोजन का 1 बॉन्ड जो है कम है, तो इसके साथ हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। 2 और 2 4, 2 और 1 3, 1 2, यहाँ पे कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 पे डबल बॉन्ड होंगे, तो इसके भी कार्बन नंबर 5 और 6 पे डबल बॉन्ड, इसके भी कार्बन नंबर 5 और 6 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 और कार्बन नंबर 6 पे हाइड्रोजन 4 पूरे हो गए। हाइड्रोजन आगे 4 4 पूरे हैं। अब देखें क्या हुआ कि यूरासिल जो है सेम वही स्ट्रक्चर हमारे पास थाइमीन का भी है। अब इसके कार्बन नंबर 5 पे हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, इसे हम कहते हैं थाइमीन। ये जो रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास बना है ये है हमारे पास थाइमीन। ये याद रखिएगा कि इसे हम थायामीन नहीं कहेंगे। थायामीन हमारे पास एक विटामिन है, तो इसे हम थायामीन नहीं कहेंगे क्योंकि थायामीन हमारे पास है विटामिन B1, तो इसका नाम क्या है थाइमीन। ये पायरिमिडीन जिसके कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सी ग्रुप अटैच है, उसे हम कहते हैं थाइमीन। अब इसके भी बॉन्ड्स पूरे करते हैं। 2 और 2 4, नाइट्रोजन का बॉन्ड पूरा करने के लिए हाइड्रोजन अटैच होगी। 2 और 2 4, नाइट्रोजन नंबर 1 पे हाइड्रोजन, 6 के साथ हाइड्रोजन, और बाकी बॉन्ड जो है वो पूरे हैं। अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर इनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके भी कार्बन नंबर 2 के ऊपर ऑक्सी ग्रुप अटैच है, जैसा कि हमारे पास यूरासिल पे था कि कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सी ग्रुप अटैच है। थाइमीन के भी कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सी ग्रुप अटैच है। ये पायरिमिडीन जो है हमारे पास इसके भी कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सी ग्रुप अटैच है, लेकिन कार्बन नंबर 4 पे अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। ये जो हमारे पास कंपाउंड बनता है इसको हम कहते हैं साइटोसिन। साइटोसिन। इसके भी अब हम बॉन्ड्स पूरे करते हैं। 1 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। 3 पूरे, 4 पूरे हैं, एक हाइड्रोजन अटैच होगा, कार्बन की जगह हाइड्रोजन। जहां पे बॉन्ड्स पूरे करने हैं वहां पे हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे कार्बन के साथ। अब देखें इनका स्ट्रक्चर सेम ही है यूरासिल का भी, थाइमीन का भी। यूरासिल और थाइमीन में फर्क क्या है कि कार्बन नंबर 5 पे यूरासिल के साथ हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन थाइमीन में कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। लेकिन जो हमारे पास साइटोसिन है इसमें क्या है कि कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सी ग्रुप भी अटैच है, लेकिन कार्बन नंबर 4 जो है इसके ऊपर हमारे पास अमाइनो ग्रुप अटैच हो गया है, और कार्बन नंबर 5 पे वैसे ही हाइड्रोजन है जैसे कि यूरासिल के पास था। तो उम्मीद है ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब हम प्यूरीन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो प्यूरीन हमारे पास डबल रिंग्ड होती है। एक जो है हमारे पास 6 कॉर्नर रिंग होगा,
जबकि दूसरा जो है हमारे पास 5 कॉर्नर रिंग होगा। अब प्यूरीन्स में बेसिकली होता क्या है कि पोजीशन नंबर 1, अगर हम इनको नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 7 और पोजीशन नंबर 9 के ऊपर नाइट्रोजन की सब्स्टिट्यूशन है, यानी नाइट्रोजन मौजूद है कार्बन की जगह पे। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे पास प्यूरीन्स का वो इस तरह का है। अब इसमें कार्बन नंबर 6 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर कार्बन नंबर 6 के ऊपर अटैचमेंट हो जाती है हमारे पास माइनो ग्रुप की, तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट बनता है उसे हम कहते हैं एडेनिन। अब कार्बन नंबर 6 और पोजीशन नंबर 1 के अंदर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। अब हम पूरे करते हैं इनके, यानी कार्बन के बॉन्ड्स जो कि 4 होते हैं और नाइट्रोजन के बॉन्ड्स जो कि 3 होते हैं। कार्बन के 4 पूरे हैं, 2 और 1 3 नाइट्रोजन के पूरे हैं, 1 और 2 3 और 1 4 कार्बन का, चौथा नाइट्रोजन के 3 पूरे हैं, कार्बन के 2 और 2 4, 2 और 2 4 पूरे हैं, नाइट्रोजन के पूरे हैं 2 और 1 3, जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड पूरा करना है 2 और 1 3। यानी जहां पे कोई चीज मौजूद नहीं होगी वहां पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया है इसे हम कहते हैं एडेनिन, जो कि एक प्यूरीन है, डबल रिंग कार्बन है, कार्बन साइकिल है। अब देखें उसी तरह हमारे पास सेम वही स्ट्रक्चर है, बेसिक कार्बन, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के लिए पोजीशन नंबर 1 नाइट्रोजन, कार्बन, पोजीशन नंबर 3 पे नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन। अब देखें पोजीशन नंबर 1 3 7 और 9 पे नाइट्रोजन है, यानी बेसिक जो हमारे पास फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे मौजूद है। अब होता क्या है कि कार्बन नंबर 6 के ऊपर ऑक्सी ग्रुप अटैच हो जाता है और अमाइनो ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर अटैच हो जाता है, यहाँ पे NH2। अब हम बॉन्ड्स पूरे कर लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 और 2 4 पूरे हैं, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स पूरे करने के लिए हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, 2 1 3, 2 और 2 4, 2 2 4 और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है हमारे पास, इसके भी 3 बॉन्ड्स पूरे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है इसे हम कहते हैं गवानीन। एक दफा मैं फिर आपको रिवाइज करवा दूं। नाइट्रोजनस बेसिस जो है सिंपल कार्बन के रिंग है जिनके अंदर नाइट्रोजन की सब्स्टिट्यूशन है, नाइट्रोजन अटैच है। लेकिन जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है कुछ सिंगल रिंग है, यानी एक ही रिंग के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन कुछ जो है हमारे पास वो डबल रिंग है जिनके अंदर 2 रिंग्स हैं। तो पायरोमिडियंस जो है उन्हें हम कहते हैं कि वो सिंगल रिंग्ड है, और जिनके अंदर डबल रिंग्स होते हैं उन्हें हम कह देते हैं प्यूरिन्स। पायरोमिडियंस में हमारे पास 3 है फर्दर डिविजन्स, एक को हम कहते हैं यूरासिल, एक को कहते हैं थाइमिन और एक को कहते हैं साइटोसिन। अब जो हमारे पास यूरासिल है उसमें क्या है कि पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 4 पे क्या होता है कि ऑक्सो ग्रुप अटैच होता है, और जो हमारे पास थाइमिन है इसकी पोजीशन नंबर
4 और 2 पे ऑक्सो ग्रुप ही अटैच है, सेम स्ट्रक्चर यूरासिल वाला है, लेकिन पोजीशन नंबर 5 पे हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसे हम कहते हैं थाइमीन। और साइटोसिन में क्या है कि पोजीशन नंबर 2 पे ऑक्सो ग्रुप ही अटैच है बाकी दो की तरह, लेकिन पोजीशन नंबर 4 के ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं साइटोसिन। अब अगर देखें तो इसमें हमने नंबरिंग की है क्लॉकवाइज, इसमें भी नंबरिंग जो है क्लॉकवाइज है, इसमें भी नंबरिंग हमारे पास क्लॉकवाइज है। अब अगर हम इनको देखें तो इसमें हमारे पास क्या है कि दो रिंग्स हैं, एक जो है 6 कॉर्नर रिंग है और एक हमारे पास 5 कॉर्नर रिंग है। अब जो हमारे पास अगर देखा जाए इसमें पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 7 और पोजीशन नंबर 9 के ऊपर नाइट्रोजन अटैच है, और ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर है। इधर भी वही मतलब फ्रेमवर्क, इसका भी वही है, इसका भी ढांचा वही है। अब बस फर्क इतना है कि कार्बन नंबर 6 पे अगर अमाइनो ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम कहते हैं एडिनिन, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास कार्बन नंबर 6 पे ऑक्सी ग्रुप अटैच है और कार्बन नंबर 2 के ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच है, तो इसे हम कहेंगे गवानीन। अब इसमें हमने नंबरिंग की, एक रिंग में एंटी क्लॉकवाइज लेकिन एक रिंग में क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे रिंग में क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, यानी एक कंपोनेंट है जो कि हमें चाहिए न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। दूसरा जो कंपोनेंट हमें चाहिए न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए उसे हम कहते हैं राइबोज। यहां पे लिख लेता हूं, दूसरा कंपोनेंट जो हमें चाहिए उसे हम कहते हैं राइबोज। राइबोज जो है हमारे पास 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन शुगर या मोनोसेक्राइड भी हम इसे कहते हैं। अब चूंकि 5 कार्बन है तो इसे हम पेंटोज कह देते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है, ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 1 जो है इसकी एक साइड पे हाइड्रोक्सिल है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है। कार्बन नंबर 2 के भी एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे हाइड्रोक्सिल। कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, और कार्बन नंबर 5 के एक साइड पे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन। अब इसके अंदर कार्बन नंबर, ये हमारे पास एक राइबोज का स्ट्रक्चर आ गया है, ये हमारे पास एक राइबोज है। इसके अंदर हमारे पास पोजीशन नंबर 1 या कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं इसको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। कार्बन नंबर 2 जो है, अगर तो इसके ऊपर जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, इसके ऑक्सीजन को हम पंचर कर दें तो हमने इसे डीऑक्सी कर दिया, यानी इस डी का मतलब होता है उतार देना, तो हमने ऑक्सी ग्रुप को यहां से उतार दिया, ऑक्सीजन को हमने यहां से रिमूव कर दिया। तो ये जो राइबोज हमारे पास बनी है इसे हम कहेंगे डीऑक्सी राइबोज। और डीएनए बनाने में हमें डीऑक्सी राइबोज की ही जरूरत होती है, लेकिन राइबोज जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं आरएनए बनाने के लिए। तो अगर हमारे पास आरएनए है तो उसको हम बनाने के लिए राइबोज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास डीएनए बनाना है हमने तो हम उसके लिए डीऑक्सी राइबोज को यूज करेंगे। HOH 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 H2OH। अब देखिएगा, ये हमारे पास राइबोज है और ये है डीऑक्सी राइबोज। इसके ऑक्सीजन को हमने रिमूव कर दिया है। राइबोज के ऑक्सीजन को जब हम रिमूव करेंगे तो रिजल्टेंट कंपाउंड जो बनेगा उसे हम कहेंगे डीऑक्सी
राइबोज। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं डीएनए बनाने के लिए, डीऑक्सीराइबोज को, लेकिन आरएनए बनाने के लिए हम सिंपल राइबोज को इस्तेमाल करते हैं। तीसरा कंपाउंड जो हमें चाहिए, थर्ड कंपाउंड जो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें चाहिए, थर्ड एंड लास्ट वन, वो है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड। अब होगा क्या कि ये फास्फोरिक एसिड, इसको हम H3PO4 भी लिखते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें, फास्फोरस अटैच है 3 ऑक्सीजन के साथ, या हाइड्रोक्सल ग्रुप्स के साथ हम कह सकते हैं, और एक साइड पे एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। तो ये हमारे पास फास्फोरिक एसिड है। तो इन 3 चीजों को हम इस्तेमाल करेंगे, नाइट्रोजनस बेस को, फास्फोरिक एसिड को और राइबोज को, क्या बनाने के लिए? एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। जब हम एक न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे तो एक के साथ दूसरे को अटैच करेंगे, दूसरे के साथ तीसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरे के साथ चौथा न्यूक्लियोटाइड, और इस तरह जैसे जैसे हम न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे के नीचे एड अप करते जाएंगे, पाइल अप करते जाएंगे, तो हमारे पास एक चेन बन जाएगी जिसे हम कहते हैं डीएनए। तो चलिए हम अब बनाने की कोशिश करते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले जो चीज हम लेंगे, जो रेसिपी बनाने के लिए, फर्ज करें हमारे पास न्यूक्लियोटाइड एक रेसिपी की तरह के हमने एक कोई रेसिपी बनानी है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो चीज हम लेंगे वो राइबोज है। हम राइबोज को लेंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। अब देखिएगा, मैंने बताया ये हमारे पास एक राइबोज का स्ट्रक्चर है, तो मैंने कहा था डीएनए बनाने के लिए हमें चाहिए डीऑक्सीराइबोज, ना कि राइबोज। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्सल ग्रुप की जगह पे यहाँ पे अटैच होगा हाइड्रोजन, तो इसे मैं रेड कलर से शो कर देता हूं यहाँ पे। ये हमारे पास आ गया डीऑक्सीराइबोज। अब इसके कार्बन नंबर 1 पे हम अटैच कर देंगे कोई भी नाइट्रोजनस बेस, इनमें से कोई भी नाइट्रोजनस बेस हम लेंगे, उसको अटैच कर देंगे राइबोज के कार्बन नंबर 1 के ऊपर। तो हम इसमें से साइटोसिन को ले लेते हैं। ये हमारे पास साइटोसिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे, साइटोसिन के कार्बन नंबर 4 पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सी ग्रुप है, यहां पे एक डबल बॉन्ड मौजूद है। उसके अलावा कार्बन नंबर 5 के साथ हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन नंबर 6 के साथ हाइड्रोजन अटैच है, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच। अब होगा क्या कि कार्बन नंबर 1 जो है राइबोज का, उसका हाइड्रोक्सल ग्रुप जो हमारे पास साइटोसिन है, उसके नाइट्रोजन नंबर 1 जो है उसके हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा। कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाएगा कार्बन नाइट्रोजन नंबर 1 के हाइड्रोजन के साथ, और इसके नतीजे में हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, पानी का मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीहाइड्रेशन। जो मैंने अभी बताया, डी का मतलब है रिमूव कर देना, क्योंकि अब यहां से एक पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीहाइड्रेशन, या इसी को हम कह देते हैं कंडेंसेशन। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे कंडेंसेशन होगी या डीहाइड्रेशन होगी। किस तरह से होगी, फिर से सुन लें कि कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सल ग्रुप और नाइट्रोजन नंबर 1 जो है साइटोसिन का, उसका हाइड्रोजन ग्रुप आपस में मिलेंगे और एक पानी का मॉलिक्यूल बनाएंगे जो यहां से रिमूव हो जाएगा। अब इनके दरमियान एक बॉन्ड जो है स्टैब्लिश हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन जो है
वो बॉन्डिंग कर लेगा कार्बन नंबर 1 के साथ। साइटोसिन का नाइट्रोजन नंबर 1 बॉन्डिंग करेगा कार्बन नंबर 1 के साथ। तो इसको हम यहां पे ड्रा कर लेते हैं। राइबोज कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5 H OH H। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 जो है राइबोज का, या डीऑक्सीराइबोज बेसिकली हम ले रहे हैं। ये चीज याद रखिएगा कि डीएनए बनाने के लिए डीऑक्सीराइबोज लेंगे। तो हमारे पास जो डीऑक्सीराइबोज है उसका कार्बन नंबर 1 बॉन्डिंग कर लेगा जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है उसकी नाइट्रोजन नंबर 1 के साथ। अगर तो वो हमारे पास 1 रिंग वाली है जिसे हम कह रहे हैं पायरिमिडीन, और इस केस में हमने ली है यहाँ पे साइटोसिन। CH CH। तो अब हम देख सकते हैं कि डीऑक्सीराइबोज जो है हमारे पास उसने क्या किया है, तो बॉन्डिंग कर ली है नाइट्रोजन नंबर 1 के साथ, नाइट्रोजन बेस के नाइट्रोजन नंबर 1 के साथ। तो इसके नतीजे में हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल बन गया है। ये यहां से लेकर ये सारा एक नया मॉलिक्यूल बन गया। इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास इसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, जो कि बना है डीऑक्सी राइबोज और एक नाइट्रोजनस बेस के नतीजे में। दोनों के मिलने के नतीजे में जो हमारे पास नया मॉलिक्यूल बना है उसे हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड है। तो हमारे पास राइबोज तो एक ही है ना। अगर तो यहाँ पे राइबोज होगा तो ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा वो राइबोज के नतीजे में वो आरएनए बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर डीएनए बनाना है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डीऑक्सी राइबोज। तो उस न्यूक्लियोसाइड को भी हम क्या कह सकते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे, डी ऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। उम्मीद है इस चीज की समझ आ गई होगी। अगर तो हम आरएनए बना रहे हैं और तो हम यूज करेंगे सिर्फ राइबोज को। तो राइबोज का इस्तेमाल करने से और नाइट्रोजनस बेस दोनों को मिलाने के नतीजे में जो हमारे पास चीज बनेगी उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। लेकिन डीएनए के केस में हम क्या करते हैं, डीऑक्सीराइबोज को यूज करते हैं और उसको अटैच करेंगे नाइट्रोजनस बेस के साथ। उसके नतीजे में जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे हम कहेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। तो डीऑक्सी को हम एब्रीविएट करते हैं डी से, तो इसे मैं डी न्यूक्लियोसाइड भी लिख सकता हूं, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। यानी डीऑक्सी की जगह सिर्फ डी का मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो अब हमारे पास एक तो राइबोज तो एक ही होगा ना, डीऑक्सी राइबोज जो है हमारे पास। अब डीऑक्सी राइबोज जो है हमारे पास एक है, लेकिन यहां पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस कितनी है, 1 2 3 और 4। क्योंकि डीएनए बनाने में सिर्फ थाइमीन इस्तेमाल होती है, साइटोसिन इस्तेमाल होती है, गवानीन इस्तेमाल होती है और एडेनिन इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर हमने आरएनए बनाना है तो आरएनए बनाने के लिए हम थाइमीन का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूरासिल को इस्तेमाल करेंगे। तो डीएनए और आरएनए में फर्क क्या हुआ, डीएनए और आरएनए में पहला जो फर्क है यहां पे मैं लिख देता हूं कि आरएनए बनाने में इस्तेमाल होगी यूरासिल, लेकिन डीएनए बनाने में इस्तेमाल होगी थाइमीन। ये एक डिफरेंस है यहां पे।
और दूसरा डिफरेंस क्या है कि आरएनए में राइबोज इस्तेमाल होगा, लेकिन डीएनए बनाने में डीऑक्सी राइबोज इस्तेमाल होगा। तो अगर तो यहाँ पे राइबोज का मॉलिक्यूल है, राइबोज का मॉलिक्यूल अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस के साथ, तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। और अगर यहां से हम डीऑक्सी राइबोज इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड यूज करेंगे डीएनए बनाने में, और न्यूक्लियोसाइड इस्तेमाल करेंगे हम आरएनए बनाने में। तो हमारे पास 4 किस्म की बेसिस हैं डीएनए के केस में। तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड भी 4 किस्म के होंगे, उनको हम अब नेम दे देते हैं। अगर तो हमारे पास एडिनिन और डीऑक्सीराइबोज दोनों मिल जाते हैं, इसके नतीजे में जो हमारे पास कंपाउंड बनता है या न्यूक्लियोसाइड बनता है उसे हम कहते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। अब वो एडिनिन नहीं रही, नया मॉलिक्यूल बन गया जिसे हम क्या कह रहे हैं, एडिनोसिन। अब चूंकि वो डीऑक्सीराइबोज इस्तेमाल किया डीएनए बनाने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन। लेकिन अगर हमने आरएनए बनाना है तो क्या करेंगे, डीऑक्सीराइबोज नहीं इस्तेमाल करेंगे, राइबोज इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो राइबोज अटैच होता है एडिनिन के साथ, तो फिर हमारे पास जो नया कंपाउंड बनेगा उसे कहेंगे एडिनोसिन, ना कि डीऑक्सी एडिनोसिन। उम्मीद है इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर हमारे पास साइटोसिन है और वो मिल जाती है डीऑक्सीराइबोज के साथ, तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड होगा, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज इस्तेमाल हुई है। तो उसे हम कहेंगे डीऑक्सी साइटिडीन। वो जो न्यूक्लियोसाइड है उसे हम कह रहे हैं साइटिडीन। अगर यहां पे आरएनए बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे राइबोज को, तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसे हम कहेंगे साइटिडीन। और जब डीऑक्सीराइबोज को इस्तेमाल करेंगे तो वो जो नया मॉलिक्यूल है उसे कहेंगे डीऑक्सी साइटिडीन। इसी तरह अगर हमारे पास थाइमीन है और वो मिल जाती है डीऑक्सीराइबोज के साथ, तो जो नया मॉलिक्यूल है उसे हम कहेंगे डीऑक्सीथाइमिडीन। और अगर यहां पे हमारे पास गवानीन है जो कि अटैच हो जाती है डीऑक्सीराइबोज के साथ, तो जो नया न्यूक्लियोसाइड बनेगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड जो हमारे पास बनेगा उसे कहेंगे डीऑक्सी ग्वानोसिन। और अगर वो आरएनए है तो उस केस में ये सिर्फ ग्वानोसिन होगा, डीऑक्सी नहीं होगा, क्योंकि राइबोज जो है वो इस्तेमाल होगा, ना कि डीऑक्सीराइबोज। अब हमने आरएनए जब बनाना है तो उसमें थाइमीन की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे यूरासिल को। इसको मैं लिख देता हूं, यहां पे हम लिख लेते हैं रेड कलर में बल्कि लिखते हैं ताकि आपको जहन नशीं रहे। अगर हमारे पास यूरासिल है, अब यूरासिल जाहिर सी बात है अटैच सिर्फ किसके साथ होगी, राइबोज के साथ, ना कि डीऑक्सी राइबोज के साथ। तो नतीजे में जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे हम कहेंगे यूरिडीन। तो हमारे पास थाइमिडीन कंपाउंड नहीं बनेगा एक, क्योंकि डीएनए बनाने में इस्तेमाल होती है थाइमिन, ना कि आरएनए बनाने में। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोसाइड होगा वो होगा डीऑक्सी थाइमिडीन। और आरएनए बनाने में थाइमीन इस्तेमाल नहीं होती, तो हमारे पास सिंपल थाइमिडीन नहीं होगी, सिर्फ यूरासिल इस्तेमाल होती है। तो यूरासिल जब राइबोज के साथ मिलेगी तो हम उसे कहेंगे कि ये न्यूक्लियोसाइड जो है ये यूरिडीन है। तो अगर आप गौर करें तो हमने यहां पे न्यूक्लियोटाइड बनाना है, ना कि न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों के मिलने से हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बना है, ना कि न्यूक्लियोटाइड। अब हम क्या करेंगे कि न्यूक्लियोसाइड जो है इसके ऊपर फास्फेट का जो ग्रुप है इसको टाइड कर देंगे, इसको लगा देंगे। फर्ज करें अगर सिंपल हम देखें तो ये हमारे पास है 5 कार्बन डीऑक्सीराइबोज, तो इसके साथ अटैच हो गई है पॉइंट नंबर 1 पे एक नाइट्रोजनस बेस।
तो ये हमारे पास है न्यूक्लियोसाइड। अब हम क्या करेंगे कि न्यूक्लियोसाइड जो है हमारे पास, इसके साथ टाइड कर देंगे यहां पे फास्फेट ग्रुप, यहां पे। तो जब हम फास्फेट ग्रुप इसके ऊपर टाइड कर देंगे, उसे लगा देंगे, तो जो नतीजे में हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो हमें डीएनए बनाने के लिए या आरएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है। तो हमारे पास अभी सिर्फ क्या बना, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। अगर डीऑक्सीराइबोज है नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच, उसे हम कहेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। यहां हमारे पास बन गया न्यूक्लियोसाइड। अगर यहां पे राइबोज है सिंपल, यानी हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्सल ग्रुप है, राइबोज है हमारे पास, अगर वो अटैच होती है नाइट्रोजनस बेस के साथ, तो यहां पे हमारे पास नतीजे में बनेगा न्यूक्लियोसाइड। अब हम न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक दफा दोबारा से, ताकि आपको क्लियर हो जाए एक दफा फिर। न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड जो है हमारे पास, ये बनता है किसके नतीजे में? अगर तो आरएनए है तो क्या होगा, राइबोज, और साथ में कोई नाइट्रोजनस बेस होगी। और वो नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी हो सकती हैं? नंबर 1, इट में बी एडेनिन, मे बी थाइमीन, मे बी साइटोसिन, मे बी गवानीन। अब देखिएगा, अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे अगर हमने आरएनए बनाना है तो क्या इस्तेमाल करें, राइबोज, और साथ में नाइट्रोजनस बेस। तो यहां पे पहला फर्क जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि थाइमीन की जगह पे क्या अटैच होगी, यूरासिल। तो इसे मैं रेड में यहां पे लिख देता हूं। और अगर हम डीएनए बना रहे हैं तो यहां पे हमारे पास होगी डीऑक्सीराइबोज अटैच किसके साथ, नाइट्रोजनस बेस के साथ। और इसमें नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से इस्तेमाल होंगे, एडेनिन, यूरासिल की जगह पे थाइमीन, और बाकी जो है वैसे ही है साइटोसिन और गवानीन। तो अब 1 बाय 1 हम इनके यानी कि सारे ये न्यूक्लियोसाइड बनाने की कोशिश करते हैं, डीएनए के बनाते हैं। और बाकी तो यानी कि अगर तो हम एक दफा राइबोज के बना लें तो डीऑक्सी राइबोज के भी तकरीबन वही है, बस उसकी जगह हमने डीऑक्सी राइबोज का इस्तेमाल करना है। तो एक दफा मैं फिर आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे राइबोज है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, 1 2, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल। अब क्या होता है कि कार्बन नंबर 1 पे अगर हमारे पास अटैच हो जाती है आके यूरासिल, पहले हम यूरासिल को ले लेते हैं। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, NH, ये हमारे पास है पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 और 6। अब पोजीशन नंबर 1 की जो हाइड्रोजन है ये रिएक्ट करेगी हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ कार्बन नंबर 1 पे,
यानी राइबोज का कार्बन नंबर 1 जो है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिएक्शन होगा यूरासिल की नाइट्रोजन नंबर 1 जो है उसके ऊपर मौजूद हाइड्रोजन के साथ, और इसके नतीजे में यहां से डिहाइड्रेशन होगी यानी पानी रिलीज होगा और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा जो कि कोवलेंट बॉन्ड होगा और हमारे पास एक न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, नया मॉलिक्यूल। 1 2 3 4 5। अब हुआ क्या है कि कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन नंबर 1 यानी राइबोज जो है इसकी कार्बन नंबर 1 और यूरासिल की नाइट्रोजन नंबर 1 के दरमियान अब यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा पानी के रिलीज होने की वजह से। कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन नंबर 1 के दरमियान बॉन्ड बनेगा जो कि एक कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। तो ये जो नया बॉन्ड बना है ये है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। अब क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो गए हैं, इन्हें आप नंबरिंग यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने को रहने देते हैं। अब देखें राइबोज की अटैचमेंट हो गई है एक नाइट्रोजनस बेस के साथ जिसे हम यूरासिल कह रहे हैं, और एक नया कंपाउंड बन गया, नया मॉलिक्यूल बन गया है जिसे हम कहते हैं यूरिडीन। तो ये जो न्यूक्लियोसाइड हमारे पास बना है इसे हम कहेंगे यूरिडीन। उसी तरह अब हम दूसरे न्यूक्लियोसाइड्स को भी देख लेते हैं जिसमें हमारे पास है अगर साइटोसिन अटैच हो जाती है किसके साथ, नाइट्रोजनस बेस के साथ, इसे हम कहेंगे साइटिडीन। ये न्यूक्लियोसाइड जो है इसे कहेंगे साइटिडीन। तो अब हम देख लेते हैं कि ये देखने में किस तरह से हमें महसूस होता है। ऑक्सीजन अटैच होगा कार्बन 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 H2OH HOH HOH HOH। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास साइटोसिन है, अगर इसी से ड्रा कर लेते हैं ब्लैक से। तो इसका नाइट्रोजन नंबर 1 जो है इसका हाइड्रोजन और कार्बन नंबर 1 जो राइबोज का उसका हाइड्रोक्सल आपस में कंबाइन करेंगे और नतीजे में हमारे पास पानी रिलीज हो जाएगा या डिहाइड्रेशन हो जाएगी या जिसे हम कंडेंसेशन भी कह रहे हैं। और एक न्यू मॉलिक्यूल बनेगा जो कि न्यूक्लियोसाइड होगा। तो कार्बन 4 कार्बन 5 H2OH H
OH H। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन नंबर 1, इसके दरमियान क्या हुआ है, एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये जो रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास बना है, ये एक पूरा न्यू मॉलिक्यूल है जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है। अमीनो ग्रुप हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हमारे पास एक पूरा जो न्यू न्यूक्लियोसाइड बना है, यहां से लेके यहां तक एक नया मॉलिक्यूल है या एक न्यूक्लियोसाइड है जिसे हम कह रहे हैं साइटिडीन। इसी तरह हम फॉर्मेशन देख लेते हैं यहीं पे थाइमीन के साथ। अब चूंकि थाइमीन सिर्फ डीएनए में इस्तेमाल होती है, तो इसके नतीजे में जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा हमारे पास वह थाइमिडीन, जो न्यूक्लियोसाइड है थाइमिडीन। तो इसे इजीली ड्रा कर लेते हैं। ऑक्सीजन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, H2OH, अब चूंकि मैंने बताया था थाइमीन सिर्फ इस्तेमाल होगी डीएनए में, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह यानी राइबोज की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज, और इसके साथ थाइमीन को अटैच कर देंगे। नाइट्रोजन कार्बन 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 के साथ अटैच है ऑक्सी ग्रुप 2 और 4 पोजीशन पे, और कार्बन नंबर जो 5 है इसके साथ अटैच है मिथाइल ग्रुप। और अब हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेते हैं बाकी। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है इसे हम कहते हैं थाइमिडीन, जो कि एक डीऑक्सी राइबोज और एक हमारे पास थाइमीन जो नाइट्रोजनस बेस है उनके कॉम्बिनेशन से बना है। तो अब चूंकि यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज इस्तेमाल हुआ है, तो याद रखिएगा ये जो कंपाउंड है हमारे पास इसे हम कहेंगे डी ऑक्सी थाइमिडीन। अब डीऑक्सी के लिए हम लफ्ज डी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यहां पे मैं डी इस्तेमाल कर सकता हूं, डीऑक्सी थाइमिडीन। इसी तरह हमारे पास दो और नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि हमारे पास प्यूरीन्स हैं, डबल रिंग में। एक को हम कहते हैं कि वो हमारी है एडिनिन। तो एडिनिन जब मिलेगी किसके साथ, राइबोज के साथ, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे कहेंगे एडिनोसिन। राइबोज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, कार्बन नंबर 5, H OH OH OH। अब क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ हमारे पास है एक एडिनिन, और इसको हम ड्रा करें कार्बन
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नंबर 1, वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। पोजीशन नंबर 6 पे हमारे पास अटैचमेंट होगी यहाँ पे अमाइनो ग्रुप की। तो ये हमारे पास एक एडिनिन है। तो एडिनिन के अब हम बॉन्ड्स भी पूरे कर लेते हैं। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन भी पूरे कर लेते हैं। इसके 4 बॉन्ड्स पूरे पूरे हैं, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 4 4 पूरे हैं। इसका एक कम है और इसका एक कम है। अब क्या होगा कि जो हमारे पास पोजीशन नंबर 9 पे मौजूद है नाइट्रोजन, इसका हाइड्रोजन रिएक्शन शो करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और यहां से पानी रिलीज होगा जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन हुई है। यहाँ पे डिहाइड्रेशन और एक नया मॉलिक्यूल बनेगा जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है, उसे हम कहते हैं एडिनोसिन। तो यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूं। अब यहाँ पे हमारे पास नया मॉलिक्यूल बना है, 1 2 3 4 5 H2H OH अब कार्बन नंबर 1 राइबोस का, और हमारे पास जो यहाँ पे है एडेनिन, उसके नाइट्रोजन नंबर 9 के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा। कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोक्सल और नाइट्रोजन नंबर 9 के हाइड्रोजन के दरमियान रिएक्शन होगा और यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी या कंडेंसेशन होगी, जिसके नतीजे में हमारे पास एक न्यूक्लियोसाइड बनेगा जिसे हम कह रहे हैं एडिनोसिन। तो इनके यहाँ पे डिहाइड्रेशन के नतीजे में नाइट्रोजन नंबर 9 और कार्बन नंबर 1 के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे है 6 7 8 और 9। इसके भी 4 बॉन्ड पूरे करेंगे कार्बन के, यहाँ पे भी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास बना है, ये रिजल्टेंट मॉलिक्यूल, ये एक न्यूक्लियोसाइड है जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन। इसी तरह अगर गवानीन अटैच होगी राइबोस के साथ तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहेंगे गवानोसिन, जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है। यहाँ पे एक राइबोस है हमारे पास, कार्बन नंबर 5 1 2 3 4 5 H2OH HOH HOH और H। अब कार्बन नंबर 1
और नाइट्रोजन नंबर 9 जो है हमारे पास किसका, गवानीन का, उसके दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। वन, टू और थ्री। कार्बन नंबर 6 पे ऑक्सीजन ग्रुप, कार्बन नंबर 2 पे माइनस ग्रुप। ये हमारे पास, अब इनके हाइड्रोजन भी पूरे कर लेते हैं, यानी कि बॉन्ड्स 2 2 4 2 3 1 2 3 4 1 2 और 3 2 2 4 2 2 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है इसे हम कहेंगे ग्वानोसिन, जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है। एक दफा फिर रिवाइज करवा देता हूं कि हमारे पास जब एक राइबोज अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो चूंकि हमारे पास राइबोज तो एक ही होगा, तो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 5 किस्म की हैं, और अगर हम आरएनए लें तो 4 किस्म की, और डीएनए अलग कर लें तो 4 किस्म की। तो उनको अगर हम अटैच करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड 5 किस्म के बनेंगे। अब अगर राइबोज अटैच होता है किसके साथ, यूरासिल के साथ, तो उसके नतीजे में जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे हम कहते हैं यूरिडीन, जिसका हमारे पास ये स्ट्रक्चर मौजूद है। अगर साइटोसिन अटैच होती है राइबोज के साथ, तो नतीजे में जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे हम कहेंगे साइटिडीन। अगर थाइमीन अटैच है राइबोज के साथ, अब चूंकि डीएनए में सिर्फ थाइमीन इस्तेमाल होती है, आरएनए में नहीं होती, तो यहाँ पे हम डीऑक्सीराइबोज इस्तेमाल करेंगे और थाइमीन को साथ अटैच करेंगे, तो जो रिजल्टेंट न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे हम कहेंगे डीऑक्सीथाइमिडीन। अब एडिनिन अगर अटैच है राइबोज के साथ, तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड है उसे हम कहेंगे एडिनोसिन, जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है। इसी तरह अगर गवानीन अटैच होगी राइबोज के साथ, तो रिजल्टेंट जो न्यूक्लियोसाइड है उसे हम कहेंगे ग्वानोसिन। और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो डिहाइड्रेशन की वजह से बनेगा, यानी पानी के रिलीज होने की वजह से बनेगा, और वो एक कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक डीएनए के लिए है, ये आरएनए के लिए, और बाकी जो है वो आरएनए के लिए है, क्योंकि यहाँ पे राइबोज इस्तेमाल हुआ है, ना कि डीऑक्सीराइबोज। अब अगर हम यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज को यूज करते हैं, यहां से ऑक्सीजन रिमूव करते हैं और यहाँ पे भी ऑक्सीजन रिमूव होती है, यानी हाइड्रोक्सल की जगह पे यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, तो ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोज है। तो इसके नतीजे में जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे हम कहेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, या अब चूंकि साइटोसिन इस्तेमाल की गई है तो उसे कहेंगे डीऑक्सी साइटिडीन। वैसे डीऑक्सीथाइमिडीन, उसी तरह अगर गवानीन के साथ अटैच किया है हमने डीऑक्सीराइबोज, तो नतीजे में जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे हम कहेंगे डीऑक्सी ग्वानोसिन। और अगर एडिनोसिन जो है उसको यानी बनाना है हमने, तो उसके लिए तो हम राइबोज को अटैच करते हैं एडेनिन के साथ। अब डीएनए बनाना है तो डीऑक्सी राइबोज इस्तेमाल होगा, उसको अटैच किया जाएगा एडेनिन के साथ, तो रिजल्टेंट में जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे हम कहेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। और इसको हम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। अब देखें, ये हमारे पास या तो न्यूक्लियोसाइड बनेंगे या डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। तो हम क्या करेंगे कि न्यूक्लियोसाइड को यूज करेंगे आरएनए बनाने में, जबकि डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड को इस्तेमाल करेंगे हम डीएनए बनाने में। तो इसके बाद अब तक हम पहुंचे हैं सिर्फ न्यूक्लियोसाइड तक। इसके बाद हमने बनाना है न्यूक्लियोटाइड, तो वो कैसे बनता है अब हम उसकी तरफ रुजू करते हैं। तो हमने न्यूक्लियोसाइड जो है वो बनाना सीख लिया है।
अब हम न्यूक्लियोटाइड की तरफ चलते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। अभी तक हमने दो चीजें यूज की हैं। एक हमने की है यूज नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेसिस जो थी, जिसके अंदर हमारे पास थी एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, गवानीन, अगर वो डीएनए है। और अगर वो हमारे पास आरएनए है तो उसको बनाने के लिए हमने यूरासिल को इस्तेमाल किया। इसी तरह दूसरी जो चीज हमने इस्तेमाल की वो थी राइबोज। अगर आरएनए है तो राइबोज को इस्तेमाल किया। अगर डीएनए हम बना रहे हैं तो उसकी जगह पे हमने इस्तेमाल किया डीऑक्सी राइबोज। जिसके नतीजे में हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स बने थे। जब आरएनए बनाना था, अगर राइबोज अटैच था तो न्यूक्लियोसाइड, और अगर हमने डीएनए बनाना था तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड हमारे पास बन गए थे, क्योंकि हमने डीऑक्सी राइबोज को इस्तेमाल किया था। जो तीसरी चीज हमारे पास बाकी रह गई थी वो है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड। अब हमने क्या करना है, फर्ज करें ये हमारे पास राइबोज है, इसके कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेस जो है अटैच है। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड बना था ये न्यूक्लियोसाइड था। अब हम इसके कार्बन नंबर 5 जो है, यहाँ पे राइबोज का कार्बन नंबर 5 है। अब न्यूक्लियोसाइड के ऊपर यानी कार्बन नंबर 5 पे अगर हम टाइट कर दें, यानी ये हमने न्यूक्लियोसाइड लिया है, इसके ऊपर टाइट कर दिया हमने फास्फेट को, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पे फर्ज करें हमने टाइट कर दिया फास्फेट को, पकड़ा न्यूक्लियोसाइड को और उसके ऊपर टाइट कर दिया हमने फास्फेट ग्रुप को या फास्फोरिक एसिड को, तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए यहां पे फास्फोरिक एसिड को हम लेते हैं, फास्फोरिक एसिड। अब होगा क्या कि यहां पे हमारे पास एक एसिड है और यहाँ पे एक अल्कोहलिक ग्रुप है जिसे हम हाइड्रोक्सल ग्रुप कहते हैं। अब हाइड्रोजन जो है रिमूव होगी, एसिड जो है हमेशा हाइड्रोजन देता है, और हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है हमें मिल जाएगी राइबोज के कार्बन नंबर 5 से। और यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी, देखिए ना, हाइड्रोक्सल ग्रुप और पानी के यानी हाइड्रोजन के मिलने से हमारे पास यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना है, पानी का एक मॉलिक्यूल बना है, यानी कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुई है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इसके रिजल्ट में यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। अब चूंकि यहां पे बॉन्ड बना है एक एसिड के दरमियान और यहां से अल्कोहलिक ग्रुप मिला है, तो हम कहेंगे ये अल्कोहल है। तो फास्फोरिक एसिड जो है उसके दरमियान और अल्कोहल के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बना है उसे हम कहेंगे फास्फो एस्टर बॉन्ड, फास्फो एस्टर बॉन्ड। तो हम जानते हैं कि एसिड प्लस अल्कोहल इन दोनों के मिलने से जो नया कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं एस्टर। तो न्यूक्लियोटाइड जो है हमारे पास वो एक एस्टर है, हम उसे एस्टर भी कह सकते हैं। और जो बॉन्ड हमारे पास फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड के दरमियान बना है उसे हम कहेंगे फास्फो एस्टर बॉन्ड। तो ये हमारे पास क्योंकि यहाँ पे एडेनिन है, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास राइबोज है। इनके नतीजे में जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बना था वो अडीनोसिन था। अडीनोसिन यहां पे लिख देता हूं, अडीनोसिन। अब अडीनोसिन के साथ एक फास्फोरिक एसिड या एक फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया, तो इसे हम कहेंगे अडीनोसिन मोनोफास्फेट। इसी तरह अगर इसके साथ एक और फास्फोरिक ग्रुप आके अटैच हो जाता है,
सेम वही प्रोसेस, यहां से वाटर रिमूव होगा और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। उस बॉन्ड को हम शो करेंगे जिगजैग लाइन से, इस तरह से। ये याद रखिएगा कि दो फास्फोरिक एसिड के दरमियान जो हम बॉन्ड शो करेंगे वो जिगजैग लाइन से शो करेंगे। अब चूंकि इसके साथ दो फास्फेट ग्रुप अटैच हो गए हैं तो अब ये मोनोफास्फेट नहीं रहा, अभी हम इसे कहेंगे डाईफास्फेट। आइए, तो जो कंपाउंड हमारे पास बना है या जो न्यूक्लियोटाइड बना है वो है एडिनोसिन डाईफास्फेट। और इसी तरह अगर इसके साथ एक और फास्फेट अटैच हो जाता है, इसे मैं यहां पे ड्रा कर लेता हूं। फर्ज करें ये कार्बन है, तो इसके साथ यहां पे एडिनिन अटैच है हमारी। ये इसका कार्बन नंबर 5। अब क्या होगा कि यहां पे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के जरिए से फॉस्फेट अटैच है, तो ये हमारे पास है मोनोफॉस्फेट। इसी तरह अब यहां पे अटैचमेंट होगी एक और फॉस्फेट ग्रुप की, उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास हो गया एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। और अगर यहीं पे एक और फॉस्फेट उसी तरह आके अटैच हो जाता है और पानी रिमूव हो जाता है, इसे शो कैसे करेंगे? जिगजैग लाइन से। अब ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है ये हमारे पास एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कैसे बना है, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट कैसे बना है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कैसे बना है। तो ये हमने न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख लिया है। इसी तरह अगर हमारे पास यूरिडीन है, यानी कि ये देखें ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक एक न्यूक्लियोसाइड है जिस यानी राइबोज, और साथ में अटैच किया हुआ है यूरासिल, ठीक है। और इसके नतीजे में जो न्यूक्लियोसाइड बना है उसे हम कह रहे हैं यूरिडीन। अगर तो यूरिडीन के साथ अटैचमेंट होती है एक फास्फेट की, अब यहां से पानी रिलीज होगा और इनके दरमियान फास्फो एस्टर बॉन्ड बनेगा। अब एक हमारे पास पानी का मॉलिक्यूल यहां से रिलीज होगा, तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है ये है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एक फास्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच है। उसी तरह अगर यहां पे एक और फास्फेट ग्रुप आ गया तो यहां पे फिर से हाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन, और पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और इसको हम यहां पे जो बॉन्ड बनेगा उसको ऐसे जिगजैग लाइन से शो करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास यूरिडीन डाईफॉस्फेट, यूरिडीन डाईफॉस्फेट। और अगर यहां पे अटैचमेंट होती है तीन फॉस्फेट ग्रुप्स की, एक यानी ये डाईफॉस्फेट हो गया और यहां से भी पानी रिलीज होगा, और ये तीन फॉस्फेट है, तो ये जो रिजल्टेंट कंपाउंड बना है इसे हम कहेंगे यूरिडीन ट्राई फॉस्फेट। इसी तरह अगर हमने डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनाने हैं, ये तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड थे ना जो कि आरएनए बनाने में इस्तेमाल होंगे। अगर हमने डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनाने हैं तो हम क्या करेंगे कि यहां पे डीऑक्सीराइबोज को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा उसे कहेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो इसको हम सिंपली लिख भी सकते हैं कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है ये। उसी तरह अब क्योंकि
यूरिडीन की जगह इस्तेमाल होगा थाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन डीएनए के अंदर। यूरासिल की जगह यहाँ पे हम थाइमिन को इस्तेमाल करेंगे और जो कंपाउंड बनेगा थाइमिडीन, और उसके नतीजे में अगर फास्फेट ग्रुप अटैच है उसके साथ टाइट हो गया फास्फेट ग्रुप, तो जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बना है वो है थाइमिडीन मोनोफास्फेट, उसी तरह थाइमिडीन डाइफास्फेट एंड थाइमिडीन ट्राइफास्फेट। तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बेसिकली कितने किस्म के होंगे, अगर हम देखें तो हमारे पास 12 किस्म के न्यूक्लियोटाइड हैं। यानी एक हमारे पास यूरिडीन मोनोफास्फेट बल्कि इस तरह इसको एब्रिवेटेड करके हम लिखते हैं, यूरिडीन। अगर हमारे पास यूरिडीन है आरएनए के केस में, तो जो हमारे पास फास्फेट बनेगा उसे कहेंगे यूरिडीन मोनोफास्फेट, यूरिडीन डाइफास्फेट, यूरिडीन ट्राइफास्फेट। तो हम इनको ऐसे एब्रिवेटेड करके भी लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हमारे पास थाइमिडीन है, न्यूक्लियोसाइड, और इसके साथ अगर एक फास्फेट अटैच है तो कहेंगे कि हमारे पास है थाइमिडीन मोनोफास्फेट, थाइमिडीन डाइफास्फेट, थाइमिडीन ट्राइफास्फेट। तो हम कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोसाइड हमें 3 किस्म के न्यूक्लियोटाइड दे रहा है। एक न्यूक्लियोसाइड जो है हमें 3 किस्म के न्यूक्लियोटाइड दे रहा है, जिसमें अगर एक फास्फेट अटैच है एक न्यूक्लियोसाइड के साथ तो वो जो न्यूक्लियोटाइड बना है वो मोनोफास्फेट है। फला मोनोफास्फेट, अगर उसके साथ 2 है तो डाइफास्फेट, अगर 3 है तो वो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफास्फेट है। इसी तरह अगर हम आगे फर्दर मूव करें, अगर हमारे पास साइटिडीन है तो हमारे पास साइटिडीन मोनोफास्फेट, साइटिडीन डाइफास्फेट और साइटिडीन ट्राइफास्फेट। अगर हमारे पास यहाँ पे एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, एडिनोसिन, तो ये हमारे पास एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। और अगर हमारे पास ग्वानोसिन है, ग्वानोसिन, तो जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास वो है ग्वानोसिन मोनोफास्फेट, ग्वानोसिन डाइफास्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 3 और 3 4, सॉरी 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 3 12, 12 और 3 15। टोटल हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जो है 15 है, और इनमें से हम इस्तेमाल करेंगे जो डीएनए बनाने के लिए वो हमारे पास यहां से लेके यहां तक है। और अगर हमने क्या करना है कि आरएनए को बनाना है तो उसमें हम थाइमिडीन की जगह यूरिडीन को इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी जितने भी स्ट्रक्चर है वो आप खुद बनाने की कोशिश करें। जब तक आप इनको एक दफा खुद बनाएंगे नहीं, अपने हाथों से ट्राई नहीं करेंगे, तो ये कभी भी आपके जहन में बैठेंगे नहीं। तो इनको अच्छे तरीके से जहन नशीं करने के लिए ये जरूरी है कि आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। अच्छी उम्मीदों के साथ इजाजत लेता हूं। अल्लाह हाफिज।